हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, एमएस कॉलेज बीकानेर से बोल रहा हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स में आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए फिर से एक लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है वो है राग शब्द के विषय में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, राग गाने या बजाने से पहले हमें राग का परिचय मालूम होना चाहिए। राग क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, और राग बजाने से पहले कुछ एक शब्द हैं, जैसे राग का थाट, जाति, वादी, संवादी, आरोह अवरोह इत्यादि। इन शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही राग बजाने का फायदा है और तभी समझ में आएगा कि राग किस प्रकार से बजाया जाएगा। आइए सर्वप्रथम अपन राग की परिभाषा की चर्चा करते हैं। राग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, देखिए। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे, कर्णप्रिय हो, वह राग कहलाती है। आजकल राग गायन ही प्रचार में है। अभिनव राग मंजरी में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्ता नाम से राग कथितो बुधई। अर्थात स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्यों का मनोरंजन करे, राग कहलाती है। अब देखिए, राग के कुछ लक्षण हैं जिसकी अपन चर्चा करते हैं। राग लक्षण। प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने जाते थे, जिनके नाम क्रमशः ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, षाढ़वत्व, औढ़वत्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार। इनमें से कुछ लक्षण आज भी परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आधुनिक समय में राग के निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, आधुनिक समय में राग के लक्षण। अभी बताया जा चुका है, वह रचना जो कि कानों को अच्छी लगे, राग कहलाती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि राग का प्रथम लक्षण या विशेषता यह है कि प्रत्येक राग में रंजकता का होना आवश्यक है। सेकंड नंबर पर आते हैं, राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का होना आवश्यक है। 5 स्वरों से कम का राग नहीं होता। नंबर 3, प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है। थाट के विषय में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। थाट की परिभाषा भी बता चुका हूँ। कितने थाट होते हैं, उन 10 थाटों में से ही प्रत्येक राग की रचना होती है। जैसे राग भूपाली को कल्याण थाट से, राग बागेश्वरी को काफी थाट से उत्पन्न माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नंबर 4। किसी भी राग में षडज अर्थात सा कभी वर्जित नहीं होता, क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर होता है। नंबर 5 पर आए, प्रत्येक राग में मध्यम और पंचम में से कम एक स्वर का होना आवश्यक है। दोनों स्वर कभी भी एक साथ वर्जित नहीं होते। अगर किसी राग में प के साथ शुद्ध मध्यम भी वर्जित है तो उसमें तीव्र मा अवश्य रहता है।
भोपाली राग में म वर्जित है तो मालकोंश में प, किंतु कोई राग ऐसा नहीं होगा जिसमें मध्यम और पंचम दोनों एक साथ वर्जित हो। देखिए नेक्स्ट 6th पॉइंट है, प्रत्येक राग में आरोह अवरोह, वादी संवादी, पकड़, समय इत्यादि का होना आवश्यक है। इन स्वरों की परिभाषाओं के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए राग के अति आवश्यक शब्द जो हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि राग परिचय, सर्वप्रथम राग परिचय पढ़ते हैं या सुनते हैं तो राग परिचय में किन किन शब्दों की अपन को जानकारी होनी चाहिए। अगर इन शब्दों की आपको जानकारी नहीं होगी तो राग आप बजा गा नहीं सकते हैं। इन शब्दों की जानकारी आवश्यक है। तो सर्वप्रथम अपन थाट की बात करते हैं। थाट पहले भी बता चुका हूं। देखो सप्तक से थाट की और थाट से राग की रचना मानी गई है, अतः थाट को राग का पिता माना गया है। थाट सदैव संपूर्ण जाति का अर्थात 7 स्वरों युक्त होता है, किंतु राग का होना संपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। इस तरह थाट की केवल एक जाति होती है, किंतु राग की 6 जातियां होती हैं, जिसका जाति में वर्णन करेंगे। थाट कभी गाया नहीं जाता, किंतु राग गाया बजाया जाता है। थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है, किंतु राग में रंजकता का होना आवश्यक है। थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है, किंतु राग में दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि थाट का आरोह अवरोह दोनों हमेशा एक समान होते हैं, किंतु राग में ऐसा आवश्यक नहीं है। थाट में वादी संवादी, गायन, समय, पकड़, न्यास के स्वर इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, किंतु इन सभी चीज़ों की आवश्यकता राग में है। ये कुछ डिफरेंस थे राग में और थाट में, और थाट के विषय में मैंने आपको बताया। थाट के पश्चात हम जाति की बात करेंगे। जाति, इससे राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है। किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अतः संख्या की दृष्टि से राग के मुख्य 3 प्रकार हुए: 5 स्वरों वाले राग, 6 स्वरों वाले राग तथा 7 स्वरों वाले राग। 5 स्वर वाले रागों की जाति औढ़व, 6 स्वर वाले रागों की जाति षाढ़व तथा 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण कहलाती है। अब देखिए राग की जातियों का थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते हैं। राग लक्षण के अंतर्गत हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि राग में आरोह तथा अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। अधिकांश रागों में यह देखा जाता है कि आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या समान नहीं होती। किसी राग के आरोह में 5, किसी राग के अवरोह में 7, आरोह में 6, अवरोह में भी 6, इस प्रकार से स्वर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राग खमाज के आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह अन्य राग भी हैं जिसमें अगर आरोह में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं तो अवरोह में 6 या 7 स्वर भी प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार राग की मुख्य 3 जातियों से कुल मिलाकर 9 जातियां हो सकती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए आप नोट भी कर सकते हैं, आप नोट कीजिए। नंबर 1 ओढ़व ओढ़व। हमने बताया ओढ़व का मतलब 5 स्वरों वाला राग, षाढ़व का मतलब 6 स्वरों वाला राग,
संपूर्ण का मतलब 7 स्वरों वाला राग। इससे 9 जातियां किस प्रकार बनेंगी देखिए। नंबर 1 पर जैसे ओढ़व ओढ़व, किसी भी राग की अपन जाति लिखते हैं तो जाति लिखते समय आरोह अवरोह दोनों की जातियों का लिखना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि केवल ये लिख दें कि ओढ़व जाति का राग है। जैसे आरोह अवरोह दोनों में 5-5 स्वर लगते हैं तो उसको ओढ़व ओढ़व जाति का राग बोलेंगे। नंबर 2 ओढ़व षाढ़व, आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर। नंबर 3 ओढ़व संपूर्ण, मतलब आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 षाढ़व षाढ़व, आरोह अवरोह दोनों में 6-6 स्वरों का प्रयोग। नंबर 5 षाढ़व ओढ़व, यानी आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग। नंबर 6 षाढ़व संपूर्ण, आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग। नंबर 7 संपूर्ण संपूर्ण, आरोह में और अवरोह में दोनों में 7-7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8 संपूर्ण षाढ़व, यानी आरोह में 7 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग। और नंबर 9 संपूर्ण ओढ़व, आरोह में 7 और अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये जाति का वर्णन था। थाट हुआ, जाति हुई। तत्पश्चात हम वादी स्वर की बात करते हैं। देखिए वादी स्वर, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है। अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहराव किया जाता है, न्यास किया जाता है, तथा जिस स्वर का प्रयोग बार बार किया जाता है, उसे राग का वादी स्वर कहा जाता है। उदाहरण के लिए राग भूपाली को लीजिए, इसमें गंधार स्वर को वादी माना गया है। यह वादी स्वर की डेफिनेशन थी। इसके पश्चात अपन संवादी स्वर की बात करते हैं। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग तथा न्यास वादी की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होता है। इसे वादी रूपी राजा का मंत्री भी कहा गया है, क्योंकि यह वादी स्वर का परम सहायक होता है और इससे अटूट संबंध स्थापित किया रहता है। वादी और संवादी स्वरों में 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी रहती है। तो यह परिभाषा हुई संवादी स्वर की। इसके बाद विकृत स्वर। विकृत स्वर, जिसकी परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, जो अपनी शुद्ध अवस्था से हटकर किसी भी दूसरी अवस्था जैसे कोमल या तीव्र अवस्था में प्रवेश करता है, तो वह विकृत स्वर कहलाता है। तो कई रागों में शुद्ध लगते हैं, शुद्ध के साथ साथ विकृत स्वर भी लगते हैं। तो ये विकृत स्वर की परिभाषा हुई। नेक्स्ट नंबर पर है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर का अर्थ होता है जो स्वर राग में वर्जित है, यानी जो राग में नहीं लगता, उसको वर्जित स्वर कहते हैं। जैसे राग भूपाली में मध्यम और निषाद 2 स्वर वर्जित हैं, तो वर्जित स्वर कहलाएंगे। आइए आगे आरोह अवरोह, इसकी चर्चा करते हैं। आरोह अवरोह के शाब्दिक अर्थ के अनुसार स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह तथा इसके विपरीत स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। अतः हम आरोह अवरोह की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। राग की चलन के अनुसार
स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह तथा उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा गया है। यह हुई आरोह और अवरोह की परिभाषा। नेक्स्ट पकड़ के विषय में बात करें। वह छोटा स्वर समुदाय जिसके द्वारा राग की पहचान हो जाए, जिससे राग का बोध हो, वह पकड़ कहलाता है। फिर से बताएं, राग की पकड़ जिससे राग का बोध हो, जिससे राग का आभास हो, ऐसा छोटे से छोटा स्वर समुदाय वह पकड़ कहलाता है राग की। तो देखिए, आज अब हम लोगों ने जो चर्चा की राग के विषय में, पहले राग को जाना, राग की परिभाषा को जाना, उसके बाद राग का परिचय जाना, राग के लक्षण जाने, राग का गायन या वादन करने से पहले इन सभी चीज़ों का जानना आवश्यक है। इसलिए आप इसको वीडियो को बार बार ध्यान से सुने, रिकॉर्डिंग को, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए धन्यवाद। फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।